नमस्कार, मैं सुनीता, प्रवक्ता भूगोल विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से आपके लिए एजुसेट प्रसारण सेवा में आज 12th क्लास का ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आई हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरथल अड्डा में भूगोल के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, एजुसेट प्रसारण सेवा 12th क्लास का टॉपिक, जिसमें आपका टॉपिक का नाम है, सेकेंड बुक से बताइए, भारत और आर्थिक विकास। भारत भूगोल और आर्थिक विकास। टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। मतलब भारत की जनसंख्या, वितरण, घनत्व, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या का संगठन। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका पार्ट 1 आज हम करेंगे। तो चलते हैं हम इस पार्ट 1 की ओर। सबसे पहले बच्चों, हम जानते हैं कि इस व्याख्यान का उद्देश्य क्या है, क्यों हम ये चैप्टर पढ़ें। तो इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी को अपने देश की जनसंख्या, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में जानकारी देना है और ये समझ पैदा करना है, ये जनसंख्या, संगठन, वृद्धि, घनत्व किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ये किस प्रकार जनसंख्या संगठन को प्रभावित करता है और इन विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। मैं पूरे चैप्टर में हमें अपने देश की जनसंख्या, वितरण, घनत्व, उसकी असमानता, उसको प्रभावित करने वाले कारक और ये किस प्रकार अपने देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करता है। तो ये था आपका मुख्य उद्देश्य। अब हम जानते हैं कि आपको इसके बारे में कितनी नॉलेज है। एक बार अपने आप पीके टेस्टिंग करते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए कि किसी देश के सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो उसके विकास को प्रभावित करता है? यस, ओके, बताइए। ओके, मानव। किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? मानव, या वहां की जनसंख्या या वहां के लोग जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विश्व का सबसे सघन बसा हुआ देश, यानी कौन सा ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? डू यू नो? आई होप यू नो। यस, राइट आंसर, चाइना इज द कंट्री which is densely populated in the world. चाइना विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? जनगणना हर 10 वर्ष के बाद होती है और इस 10 वर्ष के समय को हम क्या कहते हैं? डेकेड। हर 10 वर्ष के बाद जनगणना क्यों होती है? जनसंख्या संबंधी विशेषताओं के बारे में जानने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए और बहुत कुछ जो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में हम जनगणना करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? कुछ आइडिया है? ओके, 121.02 करोड़। और जनगणना कितने समय अंतराल के बाद होती है? यस, 10 वर्षों के बाद। और पहली सफल जनगणना कब हुई? तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आज हम स्टडी करते हैं चैप्टर का पार्ट नंबर 1। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा कि हमें कितना पहले पता है और हमें कितना और जानना है। तो अपने सभी क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरी को शांत करने के लिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या का आकार, यानी जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को जानने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? जनगणना का। जनगणना, जनसंख्या से संबंधित गणना करना। और लेटेस्ट जनगणना कब हुई? 2011 में। तो उसके अनुसार हमारी जनसंख्या की क्या क्या विशेषताएं हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? यस, 102.01 करोड़। और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जो विश्व के केवल कितने भाग पर रहता है? 2.4% एरिया को कवर करता है। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या विश्व की कितनी है? 17.6% जनसंख्या निवास करती है, जिससे स्वतः स्पष्ट होता है कि हमारा देश कितना सघन बसा हुआ है। केवल 2.4% एरिया और जनसंख्या कितनी है? 17.6%। भारत की जनसंख्या बहुत सारे कंट्रीज
और बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम जनसंख्या को संयुक्त कर दें तो उससे भी अधिक है। और हाँ, अकेले उत्तर प्रदेश राज्य को हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। तो इसका मतलब भारत बहुत ही सघन बसा हुआ देश है। अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जापान, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बांग्लादेश की जनसंख्या से भी अधिक है। तो ये क्या थी सारी हमारी जनसंख्या संबंधी विशेषताएं जो हमें किससे पता चली? जनगणना से। तो पहली जनगणना कब हुई? पहली सफल जनगणना 1881 ईस्वी में हुई, लेकिन जनगणना 1872 में हुई थी पहली, बट कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ समस्याएं थी। तो वो सफल जनगणना जब भी आती है तो उसको हम कौन सी काउंट करते हैं? आपकी 1881 की। और कितने समय के बाद होती है? 10 वर्षों के बाद। तो अब आप काउंट कीजिएगा कि स्वतंत्र भारत, हमारा देश आजाद कब हुआ? 1947 में। और उसके बाद पहली जनगणना कब हुई? 1950-51। तो 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है। तो कितनी जनगणनाएं हुई? 7, 8, 9 या 10? काउंट कीजिएगा, इसका आंसर आपको देना होगा फिर आगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, बी केयरफुल, एंड इफ यू वांट टू राइट डाउन, नोट डाउन द थिंग्स, देन यू कैन नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट आल्सो, राइट? ओके, नेक्स्ट है, अब ये इतनी विशाल जनसंख्या है 102.02 करोड़, और इस जनसंख्या को भी ये अनुमान है कि लगभग 2035 तक हमारी जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। तो इतनी अधिक जनसंख्या, व्यापक वेरिएशन, तो उसकी क्या महत्ता है? एक महत्वपूर्ण संसाधन भी है। कैसे? तो वो जनसंख्या और आर्थिक विकास का क्या संबंध है, कैसे वो प्रभावित करती है? अधिक जनसंख्या अधिक आर्थिक विकास की दर को धीमा कर देती है। मतलब क्या है कि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर जनसंख्या बहुत अधिक है तो क्या होगा? हमारी आर्थिक विकास की गति मंद पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि खाने वाले ज्यादा और उत्पादन कम हो जाएगा, कमाने वाले कम हो जाएंगे, तो संसाधनों पर क्या होगा? दबाव हो जाएगा। यस, जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से होगी तो उसकी गति से उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, और प्रति व्यक्ति आय में जब उत्पादन कम हो जाएगा तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। अब प्रति व्यक्ति आय जब कम हो जाएगी तो क्या होगा? हमारा जीवन स्तर डाउन हो जाएगा। जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा कुछ खरीदने के लिए, हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए, तो नेचुरल है कि हमें सुविधाएं नहीं दे पाएंगे फैमिली को, तो हमारा जीवन स्तर भी निम्न हो जाएगा। बचत और निवेश में कमी, जिसका परिणाम क्या होगा कि जो हमारी बचत है और जो हम इनपुट करते हैं किसी भी कार्य को, किसी संसाधन को यूटिलाइज कर विकास के लिए, वो इनपुट भी क्या होगा? कम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि होगी। अगर बेरोजगारी और गरीबी, जब बेरोजगारी में वृद्धि होगी तो क्या होगा? गरीबी बढ़ जाएगी, भुखमरी बढ़ जाएगी, और अनेकों सामाजिक आर्थिक समस्याएं जैसे निम्न जीवन स्तर है, आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएगी, और अपराध, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, बहुत सारी समस्याएं, सामाजिक आर्थिक समस्याएं बढ़ जाएगी। और क्या होगा? संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, पर्यावरण का ह्रास होगा। तो इन सभी कारणों से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जनसंख्या हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार के विकास को प्रभावित करती है। अब हमें मालूम है कि हमारी अधिकतर जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में, क्योंकि भारत को गांव का देश भी कहा जाता है। तो 68.84% जनसंख्या गांव में रहती है और कृषि जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न है। निर्जातीय विविधता, तीव्र वृद्धि दर और जनसंख्या का असमान वितरण भी जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये हमने किससे जाना? जनसंख्या की गणना से, और उसको हम क्या कहते हैं? जनगणना। कब होती है? हर 10 वर्ष के बाद। तो लेट्स रिकैप इन अ स्मॉल इंस्टेंट। हम देखते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, यस, चाइना। दूसरा, भारत। क्या जनसंख्या और आर्थिक विकास का संबंध है? ऑफ कोर्स यस, अनेक प्रकार से हमारे आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। तो अब आपके आगे क्वेश्चन है, एक मैप देख रहे होगे आप, दिख रहा है?
ओके, अब आप इसमें देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2001 हमारी एनसीईआरटी की बुक में अभी तक वही फिगर्स है, तो ये वही का दिया हुआ है। ये इंडिया का मैप आप देख रहे हो, मतलब डॉट्स ज्यादा तो पॉपुलेशन ज्यादा, कम तो पॉपुलेशन कम, जहां बिल्कुल ही नहीं है मतलब वो एरिया जनसंख्या बसाव के अनुकूल नहीं है। तो आप इस मैप को देखकर क्या अनुमान लगाते हैं? क्या हमारी जनसंख्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? पॉपुलेशन का वितरण समान है? यस, नहीं है। तो कैसा वितरण है? असमान है। तो जो भाग ये ब्लैक में है ये बहुत ही सघन बसे हुए हैं, और जो हल्के पार्ट है वो कम, यहाँ पर जनसंख्या कम है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। तो क्या आप बता सकते हैं क्यों? अब आप देखो, ये बेल्ट है, जैसे पंजाब का है, हरियाणा है, फिर आपका उत्तर प्रदेश का है, आगे बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट आपका किसका आ गया? पश्चिमी बंगाल का आ गया, झारखंड है, फिर आपका आंध्र का है, ये तमिलनाडु है, केरला है, महाराष्ट्र, ये मुंबई है, ये दिल्ली है, आसाम है। इनमें जनसंख्या अधिक है, जबकि ऊपर जम्मू कश्मीर का है, राजस्थान इतना बड़ा है, मध्य प्रदेश देन जनसंख्या कम है, गुजरात में ऊपर वाले पार्ट में नहीं है, नीचे ज्यादा है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कम है। तो ये जनसंख्या के असमान वितरण को प्रदर्शित करता है। तो लेट्स सी कि कैसे असमान वितरण है और क्यों, राइट। तो जनसंख्या का वितरण जो हमने अभी मैप पे देखा, इसमें आपको सारा वही बताया हुआ है कि अकेले उत्तर प्रदेश में भारत की 16% से ज्यादा जनसंख्या है। उसके बाद जो हमने अभी मैप देखा, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र, जिसमें पूरे भारत की आधे से अधिक जनसंख्या इन 5-6 राज्यों में है, जबकि राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े हैं, लेकिन केवल 6 और 8.5% जनसंख्या, 5.6, बिहार में 8.5% जनसंख्या है। लेकिन कुछ राज्यों में प्रति इकाई अक्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। दूसरी ओर अगर हम दूसरी ओर देखें तो ये देखो, ये मैप क्या कह रहे हैं? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इनमें जनसंख्या बहुत ही कम है। तो राज्यों के क्षेत्रफल का और जनसंख्या का प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? यस, ऑफ कोर्स यूपी। भारत की 16% अकेले यूपी में है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम किसमें है? सिक्किम में। तो क्या बता सकते हैं कि ये क्यों है ऐसा? क्वेश्चन आपके लिए है, इस वितरण की असमानता क्यों, क्या कारण है? बताइए, यस, सोचिए। तो चलिए हम जानते हैं क्या कारण है। जनसंख्या वितरण की असमानता के अनेक भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और जनांकीय कारण हैं। वो कौन से हैं? भौतिक कारण जैसे उच्चावच, जलवायु, मृदा, खनिज और संसाधन। जहाँ ये अधिक होंगे वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम उत्तरी भारत के विशाल मैदान का एग्जाम्पल लेते हैं, इस बेल्ट में चलते हैं। यहाँ देखिए, अधिक होने के कारण क्या है? इस भाग में समतल धरातल, अनुकूल जलवायु, पर्याप्त जल की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी, कृषि का विकास, इन सभी कारकों ने क्या किया है? जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित किया है। जबकि ऊपरी क्षेत्र है कि क्या है? पर्वतीय है, ये दक्षिणी भाग पठारी है, ये मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ पर जलवायु प्रतिकूल है, उबड़ खाबड़ एरिया, पर्वत है या पठार है, औद्योगिक आर्थिक विकास कम है, तो उन भागों में जनसंख्या कम है। क्लियर? तो ये हमारे क्या थे? भौतिक कारण। से दूसरे आते हैं सामाजिक और आर्थिक कारण, यानी जहाँ पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का आधार मिलता है, प्रौद्योगिकी ज्ञान की दृष्टि से उन्नत है, सामाजिक संगठन में भिन्नता है, यानी जहाँ पर अर्जित जनसंख्या ज्यादा है, लोगों का शिक्षा का स्तर उन्नत है, सामाजिक संगठन में सारा ही तो आएगा ना, तो वहाँ पर विकास ज्यादा होगा, तो नेचुरल है कि वहाँ जनसंख्या अपनी और जनसंख्या को वो भाग आकर्षित करेगा, ज्यादा होगी। औद्योगिक विकास, यातायात परिवहन के साधनों के द्वारा अच्छी तरह जुड़ा होगा, आवागमन होगा, तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं।
राइट। इसमें आप सभी बॉम्बे का है, दिल्ली का है, चंडीगढ़ का है, महानगरीय प्रदेश, तटवर्ती क्षेत्र, विशाल मैदान के क्षेत्र, जो पूरी तरह ये सारे क्रियाकलाप समाहित है, तो वहां पर जनसंख्या अधिक है। और जनांकीय कारक ये भी जनसंख्या के वितरण की असमानता के लिए उत्तरदायी है। जहाँ जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, प्रवास भी बहुत अधिक हो रहा है, तो क्या होगा, उस भाग में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जन्म दर कम, मृत्यु दर भी कम है, जनसंख्या स्टेबल हो गई और प्रवास बहुत ज्यादा हुआ, यानी सुविधाएं नहीं है इसलिए लोग दूसरे भाग की ओर चले गए, उत्प्रवास हुआ तो वहां पर जनसंख्या कम हो गई। तो ये जनसंख्या के वितरण की असमानता के लिए अनेकों कारक उत्तरदायी है। नोट डाउन कर लेना। अब इस वितरण की असमानता को हम अच्छी प्रकार, बहुत अच्छी प्रकार किससे दिखा सकते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के घनत्व के द्वारा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, घनत्व और वितरण में क्या असमानता है? वितरण केवल निरपेक्ष माप है, केवल जनसंख्या की मात्रा को दिखाता है, तो घनत्व क्षेत्रफल और, तो पहले हम यही जानते हैं, क्षेत्रफल और जनसंख्या के बीच आनुपातिक संबंध को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या के वितरण की असमानता को दिखाने का एक बहुत ही अच्छा माप है, जो स्पष्ट रूप से प्रति इकाई क्षेत्रफल लोगों की संख्या के रूप में दिखाया जाता है और क्षेत्र के संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव ज्ञात कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कितना दबाव है, ताकि जब हम नीतियां बनाएं तो उस दबाव को, जनसंख्या को, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हम नीति निर्धारण करें। राइट। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। अंकगणितीय घनत्व, कायिक या पोषक और कृषि घनत्व। अंकगणितीय घनत्व को हम निकालते हैं कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, और पोषक घनत्व कृषि भूमि पर, यानी जनसंख्या की पोषकता की, उसकी वहन क्षमता के बारे में बताता है, कुल कृषि भूमि बटे कुल जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या में कृषि पर आधारित भूमि कितनी है और कितने लोग उस पर काम करते हैं। राइट। ये आपका कृषि घनत्व स्पेशली कृषि के विकास के बारे में जानकारी देता है। कुल कृषि घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या बटे निबल कृषि क्षेत्र, यानी कुल कृषि के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र। यहाँ हम जो जनसंख्या के वितरण की बात कर रहे हैं वो हम भली प्रकार किससे जानेंगे? अंकगणितीय घनत्व से। राइट। तो अभी आप ये जो मैप देख रहे हैं, इसमें आपको ये देखो, ऊपर के राज्य हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व में पर्याप्त भिन्नता है। राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व का वितरण प्रतिरूप दिखाया हुआ है। कैसे? जैसे आपका पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु का है, केरला है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, यहाँ जनसंख्या अधिक है। हाँ, 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 1000 से भी ऊपर है। राइट। उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरला है, फिर तमिलनाडु है। मध्य में जो आते हैं, राष्ट्रीय औसत कितना है? चलो ये आप इसको माइंड में रखना, अभी हम आगे करेंगे। ये आपका इसके बारे में भिन्नता का दे रखा है, जिसके आधार पर बड़ा क्वेश्चन आता है ये कि घनत्व किसे कहते हैं, और राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व के वितरण प्रारूप का वर्णन कीजिए। तो ये कंप्लीट है। अति कम घनत्व वाले क्षेत्र जिनमें 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या रहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो आपकी बीच वाली बेल्ट थी, हिमालय में स्थित राज्यों पर जम्मू है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम को छोड़कर पूर्व के सभी राज्य। ठीक है। कम जनसंख्या में 301 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसमें आपकी तटीय बेल्ट और ये पार्ट आता है। मध्यम जनसंख्या में दादरा नगर हवेली, पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा। अधिक में कौन से भाग आते हैं? जिनमें 701 से 2000 से ज्यादा है वो आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। और अत्यधिक जनसंख्या वाले में आते हैं दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और दिल्ली। क्या कारण है? ये आपका मैप दिया हुआ है। भारत का औसत घनत्व कितना है? आप निकाल के देख लीजिए। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल कितना आएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। इज इट क्लियर? ओके। ये आपका वितरण की भिन्नता दी हुई है। क्यों भिन्नता है?
जो हमने कारक अभी किए थे वितरण में असमानता जनसंख्या की, उसी के आधार पर ये सारा है कि यहाँ उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, सबसे अधिक घनत्व बिहार में तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय औसत से अधिक में पंजाब हरियाणा आते हैं, ये आपके अधिक बसे हुए क्षेत्र हैं, ये कम में आते हैं, ये बहुत ही कम में मध्यम वाले में आ जाते हैं। तो ये अलग अलग बैंड्स हैं। क्या कारण है, ये पूरा क्वेश्चन है जो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट। अब आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या की वृद्धि दर समय के दो निश्चित बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दो निश्चित बिंदु कौन से हैं? जन्म दर और मृत्यु दर। कोई भी दो निश्चित बिंदु ले लिए आपने, अब उन बिंदुओं के बीच, जैसे यहाँ 2011 की, ये 2001 की जनसंख्या 102.87 और 2011 की है 121.02। अगर इन दो बिंदुओं को ले 11 और 1 तो कितनी आई जनसंख्या वृद्धि? 18.5 करोड़। अब वृद्धि दर क्या होगा? वृद्धि दर होती है दो समय बिंदुओं के बीच जब इसी जनसंख्या के परिवर्तन को प्रतिशत में दिखाया जाता है तो उसको वृद्धि दर कहते हैं। अब जैसे ये जनसंख्या कब की? 2011 की, ये 2001 की और ये गुना 100 तो कितनी आ गई? 17.64%, राइट। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि 2011 में कितनी थी? 17.64%। क्लियर? वृद्धि दर दो प्रकार की होती है, ऋणात्मक और धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या है? यस, जब जन्म दर ज्यादा होती है, किससे? मृत्यु दर से, तो जनसंख्या बढ़ जाती है, उसको धनात्मक कहते हैं। ऋणात्मक होता है जब जन्म दर कम और मृत्यु दर ज्यादा होती है तो जनसंख्या बढ़ने के स्थान पर कम हो जाती है, तो उसको हम ऋणात्मक कहते हैं। इसके वृद्धि दर के दो मुख्य घटक हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर और वास्तविक या अभिप्रेरित वृद्धि दर। बी केयरफुल, नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। प्राकृतिक वृद्धि जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं और अभिप्रेरित या वास्तविक वृद्धि कहते हैं जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस, लोग प्रवास भी करते हैं ना, कुछ आप्रवास आते हैं, कुछ उत्प्रवास दूसरे भाग की ओर जाते हैं, वह भी जनसंख्या को प्रभावित करता है, तो उस वृद्धि को हम क्या कहते हैं? यस, वास्तविक या अभिप्रेरित वृद्धि। तो जैसे घनत्व में, वितरण में अभिन्नता थी, असमानता थी, सेम उसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि भी सभी भागों में एक समान नहीं है। तो ये मैप आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर देगा। ये इसी के आधार पर इसकी कुछ प्रावस्थाएं हैं। ये मैप है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का। अबव 30 से ऊपर नागालैंड, दिल्ली, मुंबई, उसके बाद 30 to 20 to 21, 25 to 21, ये बीच वाली बेल्ट आ गई सारी। जहां सबसे कम है वो एरिया है आपका ये पार्ट, इनमें जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है, कारण कि यहाँ पर लोग प्रवास नहीं करते हैं, विकास की दृष्टि से ये भाग पिछड़े हुए हैं और ऑलरेडी इन क्षेत्रों में इतना विकास ना होने के कारण लोग यहाँ बसना पसंद नहीं करते। तो इसी के आधार पर, जनसंख्या वृद्धि के आधार पर भारत की जनसंख्या के इतिहास को 4 मुख्य अवस्थाओं में बांटा है, जिसको हम प्रावस्थाएं कहते हैं, राइट। 10 की वृद्धि कितनी है 10 वर्षों में, वो है 17.64%, तो वार्षिक वृद्धि दर कितनी है 2.4%, और ये अनुमान है कि अगले 36 वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। अब ये भिन्नता क्यों है और ये किस प्रकार की प्रावस्थाओं को दर्शाती है? पहली अवस्था 1901 से 21 तक रुद्ध या स्थिर अवस्था, जिसमें जनसंख्या में नगण्य वृद्धि हुई और 1921 में बढ़ने के स्थान पर 0.31% की कमी हो गई। कारण जानने होंगे क्यों। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, महामारी इन्फ्लुएंजा, प्लेग इत्यादि आई, जिसके कारण लोगों की जाने गई। भुखमरी आई, जिसके कारण लोग भुखमरी का शिकार हुए, मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा, और जन्म दर बहुत अधिक थी, मृत्यु दर भी अधिक हुई, तो रुद्ध रही, लगभग ना बढ़ी ना घटी, परंतु विकास की दर निम्न थी। और 1921 में वृद्धि के स्थान पर कमी आई, इसलिए इसे जनसांख्यिकीय विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। दूसरी प्रावस्था 1921 से 51, ये स्थिर अवधि है जिसमें मृत्यु प्रेरित वृद्धि दर कहा जाता है।
क्योंकि 1921 से 41 तक जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन 51 में जाकर कमी हुई। स्पष्ट है, 47 में जब देश का विभाजन हुआ तो लोग मारकाट का शिकार हुए और विकास इतना अधिक नहीं था, तो मृत्यु दर भी ज्यादा हुई, इसलिए धीमी वृद्धि रही, जिसको हम मृत्यु प्रेरित वृद्धि दर कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रावस्था ग, तीसरी अवस्था 1951 से 81। ये जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है। कारण जन्म दर तेजी से उच्च जन्म दर रही, मृत्यु दर का तीव्र ह्रास हुआ। क्यों? विकास का सूचक भी है, क्योंकि जब योजनाबद्ध विकास शुरू हुआ तो परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम, संसाधनों का विकास, शिक्षा का प्रभाव, स्त्रियों की शिक्षा दर में वृद्धि हुई, जो विवाह की आयु थी उसमें वृद्धि हुई, तो इन सभी कारणों से जनसंख्या की तेजी से वृद्धि हुई और मृत्यु दर में कमी आई। क्लियर? नेक्स्ट आता है ग, 1981 के बाद जनसंख्या में ब्रेक आया, 1981 से अब तक की, जिसको जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति कहा जाता है। वो किस कारण से? कि जनसंख्या का इतना विशाल आकार हो गया था, जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को भी अपनाया, तो भी एक बच्चा पैदा किया तो भी विशाल आकार के कारण वृद्धि हुई, लेकिन मृत्यु दर पर कंट्रोल लगाया गया। तो धीमी वृद्धि रही जो अब तक जारी है, जिसको जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति यानी जन्म दर नीचे की ओर आई, न कि मृत्यु दर। मृत्यु दर कम तो हुई, लेकिन जन्म दर ज्यादा आई, इसलिए जनसंख्या में ये प्रवृत्ति आई। इज इट क्लियर? ओके, कुछ क्वेश्चन है जो आपने तैयार करने हैं। विभाजक वर्ष 1921 और 51 क्यों कहलाते हैं? बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरे 1901 से लेकर और 2011 तक हम पूरी जनगणना को स्टडी करते हैं, जो आपको दिखाऊंगी मैं अभी। तो उसमें हम क्या पाते हैं? 21 में 0.31% जनसंख्या कम हुई। सेम उसी प्रकार 1951 में भी कुछ वृद्धि के स्थान पर 0.47% कम हुई। क्यों कम हुई? यहाँ प्रथम विश्व युद्ध था, यहाँ देश का विभाजन, इन्फ्लुएंजा, चेचक और ये कारण थे जिसके कारण वृद्धि के स्थान पर कमी आई, इसलिए इनको जनसांख्यिकीय विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो जाएगी। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? जनगणना के द्वारा और विश्व समुदाय की वार्षिक रिपोर्ट के द्वारा। जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी थी? 10 की वृद्धि दर 17.64 और वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? यस, 2.4%। ये मैप होने आपके लिए ध्यान से देखिएगा और रिकॉग्नाइज करिएगा, क्योंकि मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। अब तक इसमें हमारे 3 बड़े क्वेश्चन हो गए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनसंख्या वितरण की असमानता क्यों है और उसके कारण क्या है? घनत्व क्या है, कितने प्रकार का होता है, और राज्य स्तर पर घनत्व का प्रतिरूप स्पष्ट कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और चैप्टर को समझने के लिए भी बेसिकली दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? ये है पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोथ इन इंडिया। कब से कब तक? 1901 से लेकर 2011 तक। ये आपका कंप्लीट स्टडी है, ये सेंसस ईयर है, ये आपकी पॉपुलेशन है, ये डेकेडल ग्रोथ है। देखो 5.75 से 17.64% तक। जो हम बात कर रहे थे 1951 की, 81 की, ये देखिए 81 में 14.66, 91 में बढ़कर 23.87% हो गई, फिर धीरे धीरे कमी आई। तो ये क्या थी? जन्म दर प्रेरित वृद्धि थी, जो बहुत तेजी से बढ़ी, जिसको विस्फोट का समय कहा जाता है। ये आपकी एनुअल ग्रोथ है जो बढ़ती गई। ये देखो 21 में कम हुई, फिर आपकी 51 में कम हुई, फिर आपकी बढ़ी, और ये आपकी टोटल ग्रोथ है, राइट? तो ये हमारा चैप्टर था। अब इसी के बेस पर लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट वो है किशोर जनसंख्या। जन्म दर अधिक होती है तो किशोरों की आयु यानी संख्या बढ़ जाती है। आपको पता है ये किशोर जनसंख्या किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। इसको उत्पादक वर्ग, भविष्य की जनसंख्या और देश का भविष्य कहा जाता है। परंतु जहां पर ये इतनी अधिक महत्वपूर्ण है, वहीं पर इसके कुछ दोष भी हैं। क्या दोष है? कि अगर ये डिरेड हो जाए, इसकी जो संसाधन है, जो कैपेसिटी है, इसकी एनर्जी है, उसको प्रॉपर चैनलाइज ना किया जाए
तो ये बहुत सुबेद्य भी है, अर्थात ये डिरेल्ड हो जाती है और गलत रास्ते पे चली जाती है, जो किसी भी देश के लिए बहुत ही घातक है। तो इसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? विवाह की निम्न आयु कितनी है ये आपको क्लियर दिया हुआ है। ना समझ आए तो यू कैन चेक इट अगेन, यू कैन स्टार्ट द पीपीटी, चेक इट अगेन। विवाह की निम्न आयु, अनपढ़ता, पोषकों की निम्न ग्राह्यता, यानी जो पोषक है, संतुलित बैलेंस है, डाइट, संतुलित डाइट, बैलेंस डाइट है, वो कम दी जाती है, तो अनेक प्रकार की कुपोषण से संबंधित समस्याओं का ग्रास बन जाते हैं। किशोरी माताओं में उच्च मृत्यु दर, छोटी आयु में विवाह के कारण बच्चे पैदा करने के समय मर जाते हैं, शारीरिक मानसिक अपंगता, एड्स आदि के कारण संक्रमण की उच्च दर और औषधि दुरुपयोग, मदिरा सेवन, अपराध, ड्रग एडिक्शन, अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जो देश के लिए घातक है। तो इसलिए सरकार का ध्यान इस युवा जनसंख्या की ओर गया और इनको संसाधन बनाकर देश की एसेट पूंजी बनाने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति लागू की गई। कब की? 2003। कब की? 2003। मुख्य उद्देश्य क्या था? युवाओं का समग्र विकास करना, ताकि नागरिकता के गुणों का, सहनशीलता, ईमानदारी, भाईचारा, भ्रातृत्व, देश के प्रति प्रेम, संसाधनों का उपयोग, सतत पोषणीय विकास आदि नागरिक गुणों का विकास हो सके। निर्णय लेने में युवाओं की सहभागिता दर्ज की जाए, महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित किया जाए और उन्हें एम्पावर किया जाए, सशक्त किया जाए, ताकि वो अपना समाज में स्थान महसूस कर सके और अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सके। युवाओं के स्वास्थ्य, क्रीड़ा, प्रमोद, रचनात्मक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीन परिवर्तनों की जागरूकता आदि अनेकों कार्यक्रम किए गए, ताकि युवा जनसंख्या को, किशोर जनसंख्या को उत्पादकता की ओर बढ़ाया जाए, वास्तव में देश की एसेट और भविष्य के नागरिक बनाए जाए। आई होप यू क्लियर दैट। ओके, लेट्स फॉरवर्ड। यस, तो अब हमने क्या सीखा? टाइम है, अपनी समझ को परखते हैं, राइट? सम क्वेश्चंस, दीज आर ओनली बेसिक क्वेश्चंस। भारत में पहली सफल जनगणना कब हुई? 1881 में। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? यस, वेरी गुड, 121.01 करोड़। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी जनगणनाएं हुई? शुरू में चले थे हम, काउंट हो गया होगा। 10 वर्षों के बाद तो काउंट कर लो, 51 है, 61 है, 71 है, 81 है, 2001 है, 2011, तो 7 जनगणनाएं और टोटल कितनी हुई है? 15। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? यस, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या घनत्व किसमें अधिक है? बिहार में। विशाल आकार और कम जनसंख्या वाले 2 राज्य? राजस्थान और मध्य प्रदेश। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 2.4%। और किस जनसंख्या की अवस्था को रुद्ध अवस्था कहा जाता है और क्यों? ये आपने बेसिक क्वेश्चन करना है और ये आपके मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। अधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ओके, आई होप यू क्लियर दिस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम दोबारा फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ, जनसंख्या संगठन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।